तो आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो फाउंडेशन के पहले हम ये जान लें कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, फिर हम देखें कैसे कैसे उसका फाउंडेशन बनते गया रिफॉर्म्स के लिए। तो इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन हमें पढ़नी है। तो इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया ने जो बेसिक चैलेंज फेस किया है वो ये है कि इकोनॉमी को डेवलप कैसे करें। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे देश को एक क्लियर स्ट्रेटजी चाहिए थी ग्रोथ के लिए, और बहुत सारे डिबेट्स चल रही थी कि किस टाइप की हम स्ट्रेटजी लागू करेंगे, किस टाइप की इकोनॉमी प्लानिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। तो जब भी कोई इकोनॉमिकल डिसीजन होता है किसी भी कंट्री का, तो वो सिर्फ इकोनॉमिकली बेस्ड नहीं होता, उसका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आइडियोलॉजी है, उसके साथ बन के वो बनता है। इट इज़ ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल ideologies, ideas. They are then incorporated into economical ideas. फिर वो काम करते हैं। तो जैसे सोवियत यूनियन में गवर्नमेंट ने जैसे हम लोग को कहा जाता है कि जो हमारी इंडियन प्लानिंग है वो सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड है या वहाँ से ली गई है, क्योंकि वो भी एक सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम यूज़ करते थे। तो सोवियत यूनियन ने की जो गवर्नमेंट थी उसने एक सिस्टम ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम को फॉलो किया था। कहने का मतलब कि उन्होंने सोशलिस्ट यूनियन बनाया तो था, बट वो स्टेट इतनी बुरी तरीके से इसको कंट्रोल कर रही थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली उसको कंट्रोल कर रही थी उस कंट्री को। वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेंस था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पर्पस था वो यूनियन बनाने का, वो पर्पस फेल हो गया। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने टोटलिटेरियन प्लानिंग नहीं अपनाया है। हालांकि इसने सेंट्रल प्लानिंग अपनाया, बट इंडिया ने इंडिकेटिव प्लानिंग अपनाया। कौन सी प्लानिंग अपनाई? इंडिकेटिव। कहने का मतलब है कि भले ही गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, हमें गाइड करेगी, पॉलिसीज़ बनाएगी, डेवलपमेंट को एंकरेज करेगी, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स, उन्हें भी कुछ फ्रीडम वो देगी ऑपरेट करने के लिए। इट विल बी अ मिक्सचर, इट विल नॉट बी अ कंप्लीट स्टेट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट। तो जो उसका गोल था वो ये था कि हम इकॉनमी को एक सही दिशा में लेके जाएं, ना कि उसको पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करें। तो इसलिए इंडिया ने इंडिकेटिव प्लानिंग अपनाया। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लानिंग बाय परसुएशन, जहाँ पे गवर्नमेंट बोर्ड बनाती है, गोल बनाती है, प्रायोरिटीज सेट करती है, और वो मार्केट फोर्स को अलाउ करती है कि थोड़ा ओपनली भी वो फ्रीली ऑपरेट कर सके। अब ये जो आइडिया है, मतलब दिस इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, ये आइडिया एक सिमिलर आइडिया से रिलेट करता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो आइडिया कौन सा है? वो आइडिया रिचर्ड थेलर ने पॉपुलराइज किया था। इनको एक्चुअली नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट। और अपनी किताब द नज, NUDGE, उसमें इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से छोटी छोटी पॉलिसी चेंजेस भी बड़े बड़े इकोनॉमिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करके रखें, हम गाइडेंस करें। हम एक छोटा ऐसा पॉलिसी में कोई चेंज भी करते हैं तो उससे भी बहुत सारे इकोनॉमिकल बिहेवियर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बिना किसी को फोर्स किए कि एक आप पर्टिकुलर वे में एक्ट करें। हम ऐसे भी अपने इकोनॉमी को इंडक्टिव प्लानिंग के माध्यम से और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1952 में इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेटअप किया, कि अलग अलग जो ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल से उनसे इंस्पायर होके एक अपने हिसाब से, अपने सुनो सबका करो अपना, अपने कंट्री के हिसाब से उन्होंने अपने कंट्री के यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बनाया। जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो फोकस किस पे कर रही थी? पहले सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास जो 80 मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन दे वर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ओ एंड मोर एवर, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होने के बावजूद हमारे पास सब्सिस्टेंस फूड नहीं था, ना बेचने के लिए ना खाने के लिए। तो पहला तो ध्यान हमारा एग्रीकल्चर पे ही जाना चाहिए। उसके बाद हमारा ध्यान गया था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। तो सिंस जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, हमारे पास सब्सिस्टेंस फूड नहीं था, तो उस समय लॉजिकल क्या लगा गवर्नमेंट को कि हम फूड इंपोर्ट करते हैं। यही हमारा एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें दिख रहा था। तब
एक प्रोग्राम था PL480 जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इंडिया इंपोर्ट कर सकती थी वीट को काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट में। अच्छा, दूसरा मेजर प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे यहाँ फ्यूडल लैंड सिस्टम था, क्योंकि जो 10% ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जो थे वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, जैसे अभी भी है ना कि जो टॉप 10% अराउंड ओन्स अराउंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ इन इंडिया, उसी तरीके से उस टाइम पे क्या था कि जो 10% लैंडलॉर्ड्स थे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को ओन करते थे, जबकि जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, लेबर्स थे, उनके पास काफ़ी कम ज़मीनें सी थी। तो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की सिचुएशन उस समय हुआ करती थी, जिससे हम ये मान सकते हैं कि जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था सिर्फ वो ही बेनिफिट कर रहा था। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो उस, क्योंकि वो लैंड अनइक्वली डिवाइडेड थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अनइक्वल था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑब्वियसली एफिशिएंट नहीं था। सिर्फ जो बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट जो इससे पा रहे थे वो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी। अब बिना ज़मीन के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाना, रिफॉर्म लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तब इंडिया ने 3 ग्रोथ स्ट्रेटजीज अपनाई, ALDS, ILDS, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। ALDS क्या है? एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट, कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ करेंगे, उसको मेन ड्राइवर ऑफ इकॉनमी बनाएंगे, फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करेंगे, इरिगेशन को इम्प्रूव करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। फिर आया हमारा ILDS, दैट इज़ इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फिर प्रायोरिटाइज करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, मॉडर्नाइजेशन को, मॉडर्न प्रोडक्शन को एक स्ट्रेंथ देंगे। फिर फाइनली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, कि हम अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे। ये जो आइडिया था ये था कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हम सप्लाई करेंगे, फॉरेन करेंसी को भी अंदर लेके आएंगे, अपनी जो इकॉनमी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हमारा पहला तो जो 5 ईयर प्लान था वो इसी पे ही बेस्ड था, पहले एग्रीकल्चर सुधारेंगे फिर इंडस्ट्री सुधारेंगे। फिर जब हमारा तीसरा प्लान आया 1961 में, वो भी अपना सेल्फ सफिशिएंसी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ही बेस्ड था, बट इसमें काफ़ी डिसरप्शंस थे, क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर 1962, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965, इसकी वजह से भी काफ़ी इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिली। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम बस इकोनॉमिक सिचुएशन समझ रहे हैं कि कैसी कैसी थी थ्रू आउट पास्ट डिकेड्स, हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन हुआ करती है वो कैसी थी, तभी तो हम फाउंडेशन बेस के बारे में बात कर रहे हैं। सिचुएशन तो समझिए कि थी कैसी इकोनॉमी। 1966 के अराउंड हमारी जो इंडिया थी, अगेन अभी वो स्ट्रगल ही कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा लो था, फूड का शॉर्टेज था, और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी हो रखा था। जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में, उसकी वजह से भी एक हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ा, और क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना अभी सुधर नहीं चुका था, ड्रॉट्स की वजह से भी इंडिया को काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रही है, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? रुपीज़ को डिवैल्यू कर दिया। 1960 डीवैल्यूएशन हमारे यहाँ पहली बार, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कराया, 1966 में भी डीवैल्यूएशन हो रखी है, जब हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू थी उसको घटाई गई। हमारा गोल क्या था कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, बिकॉज डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है कि हमारी रुपीज़ की, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो जो दूसरा देश है उसके लिए चीपर हो जाता है हमारे ऊपर इन्वेस्ट करना। तो उससे हम क्या बनाते हैं? दूसरी जगह अपने मार्केट का दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, हम लॉयल कस्टमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। बट उस समय ये डिवैल्यूएशन हम जिस पर्पस के लिए वो हमने बनाया था, वो पर्पस फुलफ़िल नहीं हो रहा था। इनफैक्ट जो इम्पैक्ट था वो भी हमें ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला। अब ये जो वीक रुपीज़ होती है ना, जो वीक हमने अपने करेंसी की वैल्यू की है, तो वो ब्लेसिंग भी हो सकती है, कर्स भी हो सकती है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज है, लेकिन जो इम्पोर्टर्स है फिर उनके लिए डिसएडवांटेज है। तो इतने डिस्टर्बेंस के बाद, उठा पटक के बाद, जब हमारा 4th ईयर प्लान आना था 1966 1969, तो जैसे 4th
ईयर प्लान को इमीडिएटली लॉन्च करने की जगह गवर्नमेंट ने 3 एनुअल प्लान्स लेके आए, लाइक 1966 टू 67, 1967 टू 68, 1968 टू 69, जिन्हें हम प्लान हॉलीडेज़ कहते हैं। ये जो प्लान हॉलीडेज़ थे उनका फोकस एग्रीकल्चर पे, फूड प्रोडक्शन पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे था। मतलब रैदर देन हम लॉन्ग टर्म देखें, एट प्रेजेंट जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको फोकस करके चलेंगे। इसी टाइम के दौरान 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा हमें दिया। ये उस टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, 1965 फूड क्राइसिस के टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंडियंस को बोला कि हम वॉलेंट्रीली एक मील स्किप करेंगे 1 वीक में, जिससे हम फूड शॉर्टेज को मैनेज कर पाएँ, कि हमें दूसरों से ज़्यादा मांगना ना पड़े। हम जो हैविली डिपेंडेंट हैं फूड इंपोर्ट में, जो यूएस हमें करके दे रहा है अंडर PL 480, हमें सेल्फ रिलायंस बनना है फूड प्रोडक्शन में। तो हमने पहला शुरू किया कि हम पहले सेक्रीफाइस करेंगे 1 मील अ वीक। ये जो अपील थी ये पब्लिकली क्या सिम्बलाइज करती थी, नेशनल यूनिटी, सेक्रीफाइस, जो लोग एनकरेज हो रहे थे हमें सेल्फ रिलायंस नेशन चाहिए। फिर इस क्राइसिस की फूड शॉर्टेज जब इस टाइम पे हो रहा था तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966 टू 74 के अराउंड, जिसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड ग्रीन प्रोडक्शन के मामले में। अब हालांकि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये ऑफिशियली 1965 में आया, लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर में ही जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। बट ये जो रिवॉल्यूशन को मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम 1966 से 1974 के अराउंड मिला है, जब इंदिरा गांधी जी का लीडरशिप था। और बाय अर्ली 1980s में क्या हुआ था, काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन के मामले में इंडिया हो गया था। शुरू में हम हाई यील्डिंग व्हीट जो हम मेक्सिको से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, काफ़ी रेजिस्टेंट थे लोग, साइंटिस्ट भी, पॉलिसी मेकर्स भी, वो नहीं चाहते थे। बट फिर धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया गया। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे C सुब्रमण्यम जी, उन्होंने बहुत की रोल प्ले किया कि इस अडॉप्शन को हम पुश करें। हाई यील्डिंग व्हीट्स की जो इंपोर्ट की जा रही है मेक्सिको से, इंट्रोड्यूस की जा रही है, उसको हम अडॉप्ट करें, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से इंडिया में जो वीट प्रोडक्शन है वो एक्चुअली 12 मिलियन टन से 17 मिलियन टन हो गया ना। तुम लोग का काम ये है कि जो हम कह रहे हैं वो सुनो कान से, पॉइंट्स को नोट करो एंड डेटा को वेरीफाई करो। लाइक जो हम कह रहे हैं उस पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू स्टडी फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। फिर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बिठाया गया, जो इंश्योर कर रहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स के लिए। फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI आया, ताकि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज किया जा सके। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आया मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि बाद में FCI करप्ट और इनएफिशिएंट बन गया, जिसकी वजह से जो रिच फार्मर्स थे, जहाँ जहाँ हमने ये लागू किया था, रिच फार्मर्स थे ना, पंजाब हरियाणा, इनको जो रिच थे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था करप्शन की वजह से। गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ बढ़ा रही थी फर्टिलाइज़र्स के लिए, इरिगेशन के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे फोकस थे ना। अच्छा, अभी तक जो इकॉनमी चल रही है वो स्टेट कंट्रोल्ड ही है, मतलब स्टेट कंट्रोल नॉट इन अ वेरी बैड वे, बट कंट्रोल इसलिए नीडेड था क्योंकि क्या हो रहा था कि जब लोगों के पास सब्सिस्टेंस फूड ही नहीं है तो वो क्यों, जैसे कुछ ही लोगों के पास पैसे, तो वो पैसे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे? क्योंकि रिटर्न उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि हम, हमारे पास अगर थोड़ा पैसा है तो हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न हमें बहुत बाद में मिलेगा। लाइक अगर हम अपना सारा पूंजी इकट्ठा करके कहीं लगा दें तो उसका रिटर्न हमें मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? अभी तो हमें खाना भी नहीं मिल पा रहा है सही से। विच इज़ वाई गवर्नमेंट को आने की, इन्वॉल्व होने की ज़रूरत थी कि वो सब्सिडीज़ दे, एनकरेज करे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए, ये सब करे। तो अभी गवर्नमेंट का काफ़ी रोल रहा है और काफ़ी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ चल रही थी। हाँ, फिर 1966 के अराउंड आफ्टर, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी हम फोकस करते चले गए, तो हमने फिर बहुत सारे लाइसेंस जो थे, बहुत सारे लाइसेंस नीडेड होते थे। हम अपने इकॉनमी को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे ना, कि बाहर से कोई हमारे मार्केट को डिस्ट्रॉय भी ना करे, तो बहुत सारे लाइसेंसिंग रूल्स रेगुलेशन होते थे। हमने उस दौरान 41 इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस रिक्वायरमेंट को हटाया।
बढ़िया, यहाँ सब तो सही चल रहा है, वाह। लेकिन फिर 1970s में गवर्नमेंट ने अगेन फ्लिप मार दिया। फ्लिप मार के अपने डिसीज़न को फिर से उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वो लेके आया, जिसकी वजह से जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो अनप्रिडिक्टेबल सा लगने लगा, अनफेयर सा लगने लगा, कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, करप्शन है, जो रिच है वो ज़्यादा फेवर में है। तो अनफेयर सा प्रिडिक्शन हमें समझ में आने लगा। और इसी टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी थी, वो एक पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने लगी, और बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस पार्टी हारने लगी। फिर उन्होंने बोला अब हम सोशलिस्ट अप्रोच को पकड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें, बिग इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उस पे हम एम करें। अच्छा, इसी टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे उन्हें भी डिस्करेज किया गया, कि हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएंगे कि हमारे जो देश की चीज़ें हैं हम उसे यूज़ करेंगे, हम बाहर की चीज़ों को कम यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे, जैसे कि IBM और कोका कोला, इन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे। किसके अंडर? फेरा के अंडर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973। हालांकि कोला फिर वापस आ गई, ऑफ कोर्स, पोस्ट लिबरलाइजेशन, तभी तो हम लोग पी भी रहे हैं। अच्छा, उस टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही थी वो फॉरेन ओनरशिप, मतलब वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उसके जो ओनरशिप है वो फॉरेन के लोगों को जाए। वो चाहते थे कि वो जो फॉरेनर्स हैं उनका ओनरशिप यहाँ पे 40% या उससे कम रहे, और इसी स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग वो काम करे, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया छोड़ के चले गए। अब बात तो बहुत अच्छी थी, बट प्रॉब्लम ये है कि जब फेरा आई उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज चल रहा था हमारी कंट्री में उतना फॉरेन करेंसी था नहीं जब ये पॉलिसी लागू हुई, जिसकी वजह से हमें जो इम्पोर्ट का पैसा है ऑयल के लिए, मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, उसका पेमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। अब इम्पोर्ट पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपोर्ट पे कम, एक्सपोर्ट से जो फ़ायदा मिल रहा है वो कम है। अभी जो 1973 का टाइम था हमारा, याद होगा तुम लोगों को, ऑयल क्राइसिस भी इसी टाइम पे हुआ था 1973 में। ओपेक जो अरब मेंबर्स थे उन्होंने एक ऑयल एम्बार्गो, मतलब बैन किया था। क्या बैन किया था? कि US पे ये इन्होंने बैन लगाया था, और उसके एलाइज पे इन्होंने लगाया था, जो भी इज़राइल को सपोर्ट करेगा यौम किपुर वॉर में, वहाँ ऑयल नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल जो सप्लाईज थे वो बहुत शार्पली रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो गया ना। ऑयल इज़ एनर्जी, तो इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस की बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन स्लो होगा, इन्फ्लेशन आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। तो ये एक तरीके का स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन पहुंच जाएगी। और ऐसी कंट्रीज़ जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं जैसे कि इंडिया, उनके लिए क्या होगा कि इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो स्ट्रेंड हो जाएगा, जो ऑलरेडी टैक्स हो रखा है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से। हालांकि फिर उसके बाद 1990s का तुम लोग को पता ही है कि इकॉनमी को ओपन करना ही पड़ा, क्योंकि 1990s में ऑलरेडी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे थे, जो किसकी वजह से क्रिएट हुआ? बाय द वे, इंटरनल जो स्ट्रक्चर का वीकनेस है, और जो एक्सटर्नल शॉक्स आ रहे हैं, हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो भी वीक है, बाहर की चीज़ें हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया एक बहुत फिजिकल डेफिसिट काफ़ी लार्ज वो फेस कर रहा था, पब्लिक डेट्स भी ऑफ कोर्स फेस कर रहा था, एक्सपोर्ट ग्रोथ कम हो गया था, इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, हमारा क्रेडिट रेटिंग भी कम हो गया था ना। एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग भी कम हो जाना। क्रेडिट रेटिंग कब कम होता है? जब जो हमें रिटर्न, जो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम उतना रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी, तो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो इन्वेस्ट करें। और ये सिचुएशन में घी में ऐसे आग में घी में आग नहीं, आग में घी किसने डाला? गल्फ़ वॉर ने, जो 1990 में हुआ। गल्फ़ वॉर में क्या हुआ था?
ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब ईरान ने कुवैत को इन्वेड कर लिया था 1990s में। तब यूएस जो मिलिट्री थी उसे इंटरवीन करनी पड़ी थी, और इस वॉर की वजह से काफ़ी ग्लोबल जो ऑयल सप्लाईज हैं उसमें बहुत डिसरप्शंस आए थे, जिसकी वजह से अगेन जो ऑयल प्राइस है वो बहुत राइज़ कर गए थे। तो ऑयल जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। ये जो बीओपी क्राइसिस होता है वो तभी होता है जब कंट्री के पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होते हमारा जो इंटरनेशनल पेमेंट है उसको मीट करने के लिए। ये सिचुएशन तभी आती है जब कंट्री का जो इम्पोर्ट होता है ना, जो इम्पोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए। मतलब समझ लो इम्पोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज, ये सब, इनके साथ साथ डेट का रीपेमेंट, कैपिटल का आउटफ्लो, ये एक्सीड करती रहे एक्सपोर्ट से ज़्यादा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। जो रेमिटेंसेस हैं, इनफ्लोज रेमिटेंसेस जो आते हैं उनसे ज़्यादा हमारा मतलब पैसा जो बाहर ज़्यादा जा रहा है कम का अंदर कम आ रहा है। सो एज़ वी नो, आगे हम लोग इसमें और इलेबोरेटली पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद इकॉनमी में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इकॉनमी काफ़ी ओपन हो गई। तो जो रिजिड रूल्स थे फेरा के, हम फेरा के बारे में पढ़ रहे थे, वो एक हर्डल समझ में आने लगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो उसको हमने किससे रिप्लेस किया? फेमा से 1999 में, जो 2000 में एक्चुअली में इफेक्टिव आई। तो फेमा का क्या रोल था कि वो फैसिलिटेट करे फॉरेन ट्रेड्स को, इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की जगह हो। अब यहाँ पे जो बिगेस्ट और अभी हम लोग जंप करके 1990s पे चले गए थे, बट हम 1970s की बात कर रहे थे जब फेरा आया था, है ना। अब इस टाइम पे 1969 के अराउंड बहुत सारे बैंक्स प्राइवेट ओन्ड थे, जो बड़े बिजनेसेस थे वो प्राइवेटली ओन कर रहे थे। फिर अराउंड 14 मेजर बैंक्स को 1965 में 1969 के अराउंड इंदिरा गांधी जी ने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया। अराउंड 50% ऑफ द बैंक ब्रांचेस अब स्टेट कंट्रोल में आ चुके थे। ये गोल इसलिए था ताकि हम स्मॉल बिजनेसेस को, फार्मर्स को बैंक का एक्सेस दें, लोन्स का एक्सेस दें। अब 1970s का जो टाइम था ना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था। यहाँ पे नेशनल इनकम बहुत कम स्पीड में इंक्रीज़ कर रही थी, बहुत लो रेट में बढ़ रही थी, लाइक अराउंड 2.1% पर ईयर समथिंग। और 1972-3 में ये नेशनल इनकम ड्रॉप भी कर गई बाई 1.5%। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो गिर गया बाई 8%। फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया। इंडस्ट्री सेक्टर काफ़ी सफ़र किया, जिसकी वजह से एक हमारे जो मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर T.A.PAI, उन्होंने कमेंट किया कि कंट्री इटसेल्फ वाज एंटी प्रोडक्शन, क्योंकि वैसा एटीट्यूड था कि जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है उसे ऐसे इस तरीके से देखा जाता था कि एक क्लास का एक्सप्लॉयटेशन दूसरी क्लास कर रही है। मतलब जो इंडस्ट्री ओन कर रही है वो कैपिटलिस्ट है, पैसे वाली है, और उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो लेबरर हैं। तो एक दो क्लास का डिवीज़न देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वन क्लास इज़ एक्सप्लॉयटिंग नेक्स्ट क्लास। इकोनॉमिक टाइम, उस टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक टाइम्स पे, जो मिस्टर विनोद पारिक, जो चेयरमैन है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के, उन्होंने कहा था कि इंडिया को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करे। वाई? टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स बना रहा है, मशीन्स या इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स बना रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है इन प्रोडक्शंस की इंडिया में। तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हमने देखने को मिली कि फैक्ट्रीज गुड्स बना रही थी, लेकिन एक्चुअली में उन्हें ख़रीदने वाला कोई नहीं समझ में आ रहा था। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है कि 1975-76 के अराउंड इंडिया ने 5.7 मिलियन टन ऑफ स्टील बनाए, लेकिन इसका एक लार्ज पोर्शन बिका ही नहीं। अब इस जो बिका नहीं उसकी कीमत 400 करोड़ मार्केट में बताई जा रही थी। तो ये एक अनबैलेंस सा सिचुएशन क्रिएट करने लगा कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ, और एक्चुअल डिमांड नहीं थी।
तो जो गुड्स थे या तो वो स्टोरेज पे रख जा रहे थे या फिर बहुत कम प्राइस में ग्लोबल मार्केट में बिक जा रहे थे, क्योंकि हम बना है तो उसको बेचना ही है ना। ये हमें वो उसकी याद दिला दिया, सेज लॉ की याद दिला दिया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो सप्लाई करते जाओ, डिमांड यहाँ बन ही नहीं पा रही। सिमिलरली चाइना की इकोनॉमी को लेके भी घोस्ट टाउन करके खूब बात चली थी। तुम घोस्ट टाउन के बारे में रिसर्च करके रखोगे, हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थे वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने को राजी नहीं, भले ही गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स दे वो नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि डिमांड उनको नहीं दिख रही होगी। तो इससे क्या हुआ कि जो पॉलिसीज़ थे वो कॉमन पीपल को हेल्प नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ वो पैसा सिर्फ ऊपर ऊपर ही घूम रहा था, नीचे तक आ ही नहीं पा रहा था। ओके, नाउ आई वांट यू टू चेक दिस पॉइंट ऑल्सो कि इसी टाइम के दौरान जो हमारा एसेंशियल गुड्स का कंजम्पशन है, जैसे शुगर, जैसे वनस्पति एडिबल ऑयल और टेक्सटाइल्स, इनका कंजम्पशन कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में सब भेज रही थी, जहाँ पे प्राइसेस हायर थे। हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रखने की जगह बाहर ज़्यादा भेज रही थी, इसकी वजह से इन चीज़ों के कंजम्पशंस कम हो गए। और यही सब सिचुएशन जो पूरा सेक्शन है सोसाइटी को, उनको बहुत हिट कर रही थी। तो इससे हो क्या रहा था कि जो वेल्थ था वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लासेस बढ़ गए ना, तो जो उस स्केल में सबसे नीचे आ रहे हैं मॉनेटरीली, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनको जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक फूड है या बेसिक कंजम्पशन है, वो नहीं मिल पा रहा। भाई बहुत करप्शन चल रहा था इस टाइम पे, इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही था, एक हवाला करके भी चला था ना, हवाला मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। ये जो हवाला कहते हैं कि हवाला से पैसे आएगा, मूवीज़ में भी तुम लोगों ने देखा होगा, ये एक इनफॉर्मल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, जो कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स होता है उससे हट के ये काम करता है। ज़्यादातर इसका यूज़ साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में यहाँ यूज़ किया जाता है कि बॉर्डर्स के पार पैसा भेजने के लिए बिना किसी ऑफिशियल बैंक को इन्वॉल्व किए। तो हवाला काम कैसे करता है कि जैसे एक इंसान है जिसको पैसे भेजना है, सपोज़ दुबई से इंडिया में किसी को पैसे भेजना है, तो वो हवाला एजेंट को पैसे दे देगा दुबई में। अब जो हवाला एजेंट है दुबई में, वो दूसरे हवाला एजेंट को कांटेक्ट करेगा जो इंडिया में है, और उसको बोलेगा कि इतना अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट उसको दुबई से इंडिया भेजना था, कहेगा इतना अमाउंट तुम दे दो। अब क्या होगा, जिसको पैसे देने थे इंडिया में, वो पैसे कलेक्ट कर लेगा इंडिया के हवाला एजेंट से। जो लोकल इंडिया का हवाला एजेंट होगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, कोई ट्रेल नहीं होगा, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होगा। बाद में वो दोनों हवाला जो एजेंट है, वो दोनों आपस में मिलके एक्सचेंज कर लेंगे। अब लोग हवाला यूज़ ही क्यों करते थे, क्योंकि स्पीड जल्दी हो गया ना, इंस्टेंटली कुछ ही घंटों में पैसे इधर से उधर हो गए, कॉस्ट भी लो है, कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो प्राइवेसी भी है। अब क्योंकि ये अनट्रेसेबल है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ेंगे। हाँ, क्रिमिनल्स इसको यूज़ कर सकते हैं पैसे छुपाने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मोर ओवर हमारे यहाँ होर्डर्स भी थे। होर्डर्स मतलब वो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, हवाला से पैसे मांगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को उन लोगों ने खरीद दिया, फूड फ्यूल, और उनको एक जगह पे स्टोर करके रख दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि शॉर्टेज आ गया मार्केट पे, क्योंकि सारे गुड्स अवेलेबल नहीं है, उन लोगों ने ले लिया है। अब वो वेट करेंगे कि जब लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, मतलब जब प्राइस राइज करने लगेगा, जब क्वांटिटी कम हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, जब तब हम बेचेंगे, हायर प्राइसेस बेचेंगे। होर्डर्स, पापी गुड़िया। तब गवर्नमेंट को लगा कि बहुत हो गया, अब इसको रोकना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग लॉ लाना पड़ेगा। तब वो लेके आए इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, जिसके अंतर्गत ये जो लॉ था वो गवर्नमेंट को स्पेशल पावर देता था ऐसे लोगों से डील करने के लिए जो होर्डिंग कर रहे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, उनके अगेंस्ट। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हमें, लेकिन ये चेंज ज़्यादा देर तक हमें देखने को नहीं मिला। चेंजेस मिला हमें देखने को, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर प्राइजेस में इंक्रीज़ आ गए। उसका रीज़न ये था कि हम लोग कर क्या रहे हैं, जो इंस्टेंट प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। लाइक अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो हम मलहम तुरंत लगा रहे हैं, फिर थप्पड़ मार रहा है फिर तुरंत मलहम लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट वो थप्पड़ मार क्यों रहा
रहा है, इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, खुद को सुधार नहीं रहे हैं। आई थिंक उतना रिलेटेबल एग्जाम्पल नहीं था, कुछ गलत भी हो सकता है, फॉरगेट इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फंडामेंटल चेंजेस कोई इनने नहीं किए इकोनॉमिक सिस्टम में। हमारी इकोनॉमी अभी भी वैसे ही ऊपर नीचे हर्डल्स में चल रही है। तो जो इंस्टेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बस हम उस पर फोकस है, जो कोर प्रॉब्लम्स है वो टैकल नहीं हो पाए थे। अब बेचारे उनकी भी क्या गलती, इतने सारे प्रॉब्लम चारों तरफ से आएंगे, किसको किसको देखेंगे। अब 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी, उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश किया इलीगल मनी को टैकल करने का, क्रैक करने का, हवाला को बंद करने का, कि हवाला से कोई पैसा ना ला पाए, जिसकी वजह से जो फॉरेन में जो इंडियंस थे उनको अब ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से ही पैसे भेजने पड़े। अब बेसिकली जो इमरजेंसी होती है इंडिया में, जो इमरजेंसी लागू होती है, वो क्या होती है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जैसा उनको मिल जाता है। अगर कोई क्राइसिस कंट्री को थ्रेटन कर रहा है तो हम ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी के अराउंड जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है गवर्नमेंट का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन से डील करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 3 टाइप के इमरजेंसीज होते हैं, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360। तो 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे होता है। नेशनल इमरजेंसी तब होता है जब इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटन हो, वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन हो उस टाइम पे। और नेशनल इमरजेंसीज लगी हैं इंडिया में 1962 में, 1971 में, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से 1975 में। स्टेट इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। स्टेट इमरजेंसी होती है, इसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। ये तब डिक्लेयर होती है जब गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो असेंबली में हार जाती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही होती है, लॉ और ऑर्डर ब्रेक हो रहा होता है। तो इसमें क्या होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और जो गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट अपना अपॉइंट करता है, वो टेक ओवर कर लेता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए चलता है, ठीक है। ये भी कई बार लगा होगा अलग अलग स्टेट में इंडिपेंडेंस के बाद। फिर आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर तो नहीं हुई है इंडिया में। ये आर्टिकल 360 के अंदर आती है, जब फाइनेंस हमारा थ्रेटन होता है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इमरजेंसी कैसे आ गई यहाँ पे। तो 1970s जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत हासिल की, और फिर उनको एक सेकेंड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिला। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद जो इनको पॉपुलैरिटी मिली थी, जिससे कि वो दूसरी बार सेकेंड टर्म प्राइम मिनिस्टर बनी, बट उनके अपोजिशन में भी लोग थे। तो स्पेशली जहाँ जिस एरिया में उनको ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा वो रायबरेली था, जो उत्तर प्रदेश से जो रायबरेली की सीट थी, वहाँ पे उनका जो मेन, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उनके जो मेन राइवल थे वो थे राजनारायण जी, जो अपोजिशन पार्टी के थे, संयुक्ता सोशल पार्टी। तो राजनारायण जी ने 1971 में इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा। फिर वो काफ़ी वाइड मार्जिन से हार गए, जिसकी वजह से वो बहुत डिससेटिस्फाइड हुए रिज़ल्ट को लेके। उन्हें ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी जी ने अनफेयर टैक्टिक्स को यूज़ किया है इलेक्शन कैंपेन में, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो उनको विक्ट्री मिली है उस पर क्वेश्चन उठाया। राजनारायण जी का जो मेन आर्गूमेंट था वो ये था इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करने के पीछे, कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे रूल्स को वायलेट किए हैं। वो रूल्स बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये बना था। ये इसलिए बना था ताकि जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर रहे और मैनिपुलेशन से दूर रहे। तो ये उन प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करने देता, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राइबरी, फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस, या फिर गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज़। तो अब मज़े की बात है कि राजनारायण जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज़ किया है अपने पोजीशन का,
कैसे मिसयूज़ किया? उन्होंने गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ किए, गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज़ किए अपने इलेक्शंस के लिए, अपने कैंपेन एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे हम इलीगल मानते हैं इलेक्शन लॉज के अंडर। फिर उन्होंने कहा इन्होंने ब्राइबरी और वोट मैनिपुलेशन भी किया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वोटर्स को दिए हैं, या उनको मतलब ऐसा इंसेंटिव्स दिया है कि वो इन्फ्लुएंस हो सके, इन एक्सचेंज ऑफ फेवर्स वो अपना वोट इन्हें दें। फिर उन्होंने कहा कि ये अनफेयर एडवांटेज इन्होंने लिया है, क्योंकि ये पहले से पावर में थी, तो इन्होंने अपना पावर, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया है एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। किस क्यों यूज़ किया है? टू गेन अनफेयर एडवांटेज। तो 1971 में इन्होंने एक लीगल पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन की वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया कि जो इंदिरा जी का इलेक्शन था वो इनवैलिड हो गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस और इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब वो जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना, उसमें होता है कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं कर सकते। जैसे चीटिंग करते समय जब पकड़े जाते हैं और साइन कराया जाता है, तो वो आगे कई सालों तक एग्ज़ाम देने से बाहर हो जाते हैं ना। तब इंदिरा गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या आया? उन्होंने इमीडिएटली रिज़ाइन नहीं किया अपने पोस्ट से, उन्होंने अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्शियल रिलीफ दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनी रहें ये अपील के प्रोसेस के दौरान, बट कुछ कंडीशंस रहेंगे कि वो लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जब तक कि केस डिसाइड नहीं हो जाता। अब क्योंकि ऑलरेडी उनको ये जो रिलीफ मिला है, तो उन पे बहुत प्रेशर था। फिर उसके बाद पूरा जयप्रकाश नारायण जी ने पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट किया। फिर इस पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने बोला कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं एक्सट्रीम मेजर्स लूँगी टू मेंटेन अपना अपना ग्रिप बनाए रखने के लिए। तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का हवाला देके नेशनल इमरजेंसी की रिक्वेस्ट की। उनके स्टेटमेंट में था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, पब्लिक लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, अपोजिशन मूवमेंट्स की वजह से। और जैसे ही इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर मिल गई, जिसकी वजह से वो राजा बन गई ना। वो जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती हैं, जेल में डाल सकती हैं। 1977 में फिर से इलेक्शंस हुए। इंदिरा गांधी जी को फुल कॉन्फिडेंस कि मैं अभी भी जीत जाऊंगी, बट 1977 में वो हार गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी पीरियड ख़त्म हो गया और फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद से उन्हें छोड़ना पड़ा। अब इस टाइम पीरियड में लेबर लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, जिसकी वजह से बिजनेसेस अपने वर्कफोर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो वही बात हो गई ना जो क्लासिकल्स नहीं कहते, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब जो लोग हैं वो सब एम्प्लॉयड ही हैं। अपने पर्सनल चॉइस की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो है, बट ऐसा थोड़ी होता है। लेबर लॉज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सबका राइट है, ह्यूमन राइट है। फिर कीन्स ने बोला ना कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ गोइंग टू बी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लैंड लॉज भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हो गए। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया 1976 में, जो कि लैंड ओनरशिप पे लिमिटेशन डाल रहा था कि सिर्फ 2000 स्क्वायर मीटर तक का लिमिटेशन उसमें डाल रहा था कि कोई भी लैंड अगर इस लिमिट से ऊपर जाता है तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, काफ़ी कम कंपनसेशन है। बट ये उतना अच्छी तरीके से इन्फोर्स नहीं हो पाया था, इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। एक चीज़ तो बताने भूल गई कि जब मैंने कहा कि 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे अराउंड 1969, तो 1955 में जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो नेशनलाइज हो गया था और इसका ही नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा था। ओवरऑल जो टाइम पीरियड था 1965 से 1981 का, वो काफ़ी स्लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिला है इन इंडिपेंडेंट इंडियाज़ हिस्ट्री। अच्छा, 1974 में जो 5th 5 ईयर प्लान शुरू हो गया था ना, तो इंडिया का 2 गोल था डेवलपमेंट का।
पहला गोल था कि हम गरीबी हटाएंगे और दूसरा था कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो गरीबी हटाएंगे में तो हमारा जो मेन फोकस था पॉवर्टी ऑफ इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या देख रही है कि हम जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनका लिविंग कंडीशन सुधारेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, बेटर सोशल सर्विसेज देंगे। और सेल्फ रिलायंस के लिए क्या क्या करेंगे, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, एट्सेट्रा। तो इतने सारे टर्मोइल्स के बाद भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिला था इस 5 ईयर प्लान का। वो भी तो आया था ना, द 20 पॉइंट प्रोग्राम। इमरजेंसी के टाइम पे सोशल वेलफेयर मेजर लिया गया था लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। 20 पॉइंट। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे। तो अब क्योंकि 20 पॉइंट प्रोग्राम लग गया था, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये 5 ईयर प्लान को थोड़ा साइडलाइन किया गया। और जब जनता पार्टी आई पावर में 1978 में, तो उन्होंने कहा कि इस प्लान को हम बंद कर देंगे। तो 78 से 80 के बीच में 2 प्लान इंट्रोड्यूस किए गए। पहला था द रोलिंग प्लान, जो जनता गवर्नमेंट ने रखी थी, और ये प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1978 से 1983 था, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस ज़्यादा किया गया। ये इसके पहले के मॉडल से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि जनता पार्टी जो थी वो क्रिटिसाइज़ करती थी पिछले गवर्नमेंट को कि तुम कंसंट्रेशन ऑफ पावर करते हो, कम लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हुई। हाउएवर 1980s में फिर जनता पार्टी गई और कांग्रेस पार्टी दोबारा पावर में आ गई। अब जो सेकेंड हाफ आया कांग्रेस पार्टी का 1970s में, यहाँ पे अब हम इंडस्ट्रीज़ को डीरेगुलेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। राजीव गांधी जी के टाइम पे ये मेजर शिफ्ट देखने को मिला। अपने पहले के रूलर के अकॉर्डिंग उनका जो फोकस था वो थोड़ा टेक सेवी लीडर टाइप का था, एक मॉडर्न, एक टेक सेवी। वो लिबरलाइजेशन के लिए ज़्यादा ओपन थे, जो स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज से आगे बढ़ रहे थे। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का इनिशिएशन है ये टाइम पीरियड 1980s में। अब 1980 में एक्चुअली टाइम पीरियड ज़रा चेक करना। आई थी 1980s में इंदिरा गांधी जी पावर में आई थी, 1984 में राजीव गांधी जी। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डीरेगुलेशन 3 फेज़ में हुआ। 1975 से 79 के बीच में जो डीरेगुलेशन हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, बट लिमिट्स के साथ। कंपनीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जगह दी गई, रेंज दिया गया, बट नए फैक्ट्रीज़ को उतना वो नहीं बना पाया, नई मशीन्स को उतना नहीं बना पाया, साइज़ जो प्रोडक्शन और साइज़ को उतना नहीं ये इंक्रीज़ कर पाए। उसी टाइम पे गवर्नमेंट इंकरेज कर रही थी कंपनीज़ को कि थोड़ा मॉडर्नाइज करें, थोड़ा एफिशिएंट बने, फोकस एक्सपोर्ट पे, अपने ऑपरेशंस को और इम्प्रूव करें, बेटर करें। फिर जो सेकेंड फेज़ आया 1979 से 84 के बीच में, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को खोलने की कोशिश कर रही थी और कंट्रोल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। डी लाइसेंसिंग हो रहा था, मतलब कंपनीज को ज़रूरी नहीं था कि हर छोटी छोटी बात पे वो लाइसेंस ले, परमिशन ले। फिर उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए गए इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए, रिवॉर्ड्स दिए गए इंकरेज करने के लिए कंपनी आगे बढ़े, इनोवेट करे। तो फिर जो फेज़ 3 आया 1985 से 89 में, यहाँ राजीव गांधी जी का जो लीडरशिप है, इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, ये एकदम पीक पे था। जो उन्होंने पहला चेंज किया वो था MRTP एक्ट का रिलैक्सेशन। MRTP मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो था, जिसने कि पहले बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख रखा था लार्ज बिजनेसेस पे, उसको रिलैक्स किया। जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एसेट लिमिट है वो 200 मिलियन से 1 बिलियन तक खींच दिया, जिसकी वजह से लार्ज बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए स्पेस मिला। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ किया इन्होंने, अलाउ किया कि एक्सपैंड अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करे। तो ऑफकोर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प मिला। तो ये जो चेंजेस है वो बहुत क्रूशियल थे। जब राजीव गांधी जी आए 1984 में, तो एक फ्रेश अप्रोच ऑफ गवर्नेंस लेके आए। वो थोड़े यंग थे, थोड़े टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थे, और वो सोशलिस्ट माइंडसेट से थोड़ा कम बर्डन्ड थे, जिसकी वजह से जो इंडिया की अब होता है ना आइडियोलॉजी, थिंकिंग सब मिक्स होके, जिसकी वजह से जो इंडिया का पॉलिसी इकोनॉमी था वो एक नया टर्न ले रहा था।
और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे किस चीज़ को लेके कि हम दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे इन वर्ल्ड इकोनॉमी, अनलाइक इनके पहले जो थे। बट हम इनके पहले वालों को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द सिचुएशन। इसीलिए कहते हैं ना, रिफॉर्म्स के पहले इकोनॉमिक सिचुएशन थी क्या, आप उसको देखो, फिर देखो कि कैसा फाउंडेशन रखा गया रिफॉर्म्स का, कि उस सिचुएशन को देखते हुए। ऑफ कोर्स फिर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बढ़ने लगा 1984 में, ग्लोबली इंटीग्रेट होने लगा। जो फाउंडेशन था लिबरलाइजेशन जो हुआ 1991 में, यहीं से तो आइडिया, यहीं से शुरुआत हो चुकी थी 1970s में। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था इंपोर्ट्स के ऊपर। वो एक सिस्टम था, किस सिस्टम को यूज़ करके वो ऐसा इंपोर्ट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे, जिसको कहते थे रेड बुक। जी, रेड बुक जो था वो ऐसा डॉक्यूमेंट था जो हर 6 महीने में इशू होता था, और वो सारे रूल्स को लिस्ट करता था कि कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है कंट्री में, किस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशन है उसको इंपोर्ट करने के। तो सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम पे। फिर 1978-79 के अराउंड एक मोर स्ट्रक्चर्ड, ये रेड बुक वाला हटा के अपना मोर स्ट्रक्चर्ड इंपोर्ट का फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके लिए रिकमेंडेशन जिनसे लिया गया वो है पीसी अलेक्जेंडर कमेटी। ये जो कमेटी थी ये सजेस्ट करती थी कि जो प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रीली इम्पोर्टेबल है। कब कब इनको फ्रीली इम्पोर्टेबल किया जाए, अंडर अ सिस्टम जिसे हम ओपन जनरल लाइसेंस कहते हैं, OGL। कि हम इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरी लाइक परमिटेड इंपोर्ट, गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करेगी प्रोसेस को, इंपोर्ट को 3 भाग में डिवाइड कर देगी। एक भाग कर देगी प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये पूरी तरीके से बैन है, इसको इंपोर्ट नहीं करना। रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स, इसमें स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। और OGL आइटम जो फ्रीली हम आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। आज के लिए मेरा सर दुख गया। अब नेक्स्ट क्लास में